नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1। पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया है जिसके तहत इच्छुक पक्ष विवादों को हल करते हैं, कार्यवाही के पाठ्यक्रमों पर सहमत होते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए सौदेबाजी करते हैं और या परिणामों को सजाने का प्रयास करते हैं जो उनके आपसी हितों की सेवा करते हैं। तो ऑप्शन ए है विशेषज्ञ निर्धारण, ऑप्शन बी है मध्यस्थता, ऑप्शन सी है समझौता और ऑप्शन डी है मोल भाव। विशेषज्ञ निर्धारण इसमें हो नहीं सकता, मध्यस्थता की कोई बात ही नहीं है, समझौता हो नहीं सकता क्योंकि सौदेबाजी शब्द का प्रयोग किया गया है, सौदेबाजी समझौते में नहीं होती, उसमें समझौता होता है। तो इसमें आखिरी क्या बचा? मोल भाव। तो मोल भाव इसका सही उत्तर है, यानी सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोल भाव। आपको वहां अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, कानूनी नैतिकता का मूल उद्देश्य कानून के पेशे के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना है। न्याय और उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए बेंच और बार के बीच दोस्ताना सहयोग की भावना को सुरक्षित करना, सम्माननीय और निष्पक्ष व्यवहार स्थापित करना, अपने मुवक्किल, प्रतिद्वंदी और गवाहों के साथ वकील बार में ही भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकील आमतौर पर समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुख्य न्यायाधीश मार्शल का। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक वकील अपनी फीस के लिए उसे सौंपे गए मुकदमेबाजी फाइल पर एक ग्रहणाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। किसी भी पेशेवर को उसके साथ किए गए काम से संबंधित वापसी योग्य रिकॉर्ड वापस लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ग्राहक अवैतनिक पारिश्रमिक के लिए किसी भी दावे के बल पर मायने रखते हैं। वैकल्पिक यह है कि संबंधित पेशेवर ऐसे अवैतनिक पारिश्रमिक के लिए अन्य कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। ये किस मामले के संदर्भ में था? तो ये संबंधित था आर.डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा के मामले से। तो इसका सही उत्तर है आर.डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा। अगला प्रश्न है, अपने मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता का कर्तव्य विस्तृत है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम शामिल हैं। तो ऑप्शन ए है 33 से 38, ऑप्शन बी 11 से 33, ऑप्शन सी 23 से 27, ऑप्शन डी 33 से 36। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नियम हैं वो 11 से 33 अपने मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता का कर्तव्य विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 से 33। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कौन सा खंड नामांकन के रूप में अयोग्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 25 का, ऑप्शन बी धारा 26 का, ऑप्शन सी धारा 27 का, ऑप्शन डी धारा 24 का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 24 का। अगला प्रश्न है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने वाली पार्टियों द्वारा दो मुकदमों का अस्तित्व, एक पहले से स्थापित है जो वर्तमान में लंबित है और दूसरा बाद में दायर किया गया है, जिसमें बाद में दायर किए गए मुकदमे में एक मामला सीधे और दूसरे में मुद्दे पर काफी हद तक है और अनुतोष का दावा किया गया है। बाद के वाद को प्रभावी ढंग से पिछले उदाहरण के न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा भाग बाद में दायर किए गए मुकदमे में भाग्य और उसकी कार्यवाही का फैसला करता है? तो ऑप्शन ए है धारा 11, ऑप्शन बी है धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 12। धारा 11 पूर्व न्याय से संबंधित है। धारा 9 जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचार करेंगे। धारा 10 वाद को रोक दिया जाना यानी स्टे ऑफ सूट है और धारा 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन है यानी बार टू फर्दर सूट्स। अगर हम धारा 11 को देखें तो इस पे लागू नहीं होती और धारा 10 लागू नहीं होती, धारा 12 भी इस पे लागू नहीं होती है। तो अब बचता है धारा 9। साधारण भाषा में यदि हम समझें इसको, तो जैसे मान लीजिए आप वादी की तरफ से हैं, आपने एक वाद दाखिल किया, आपके वाद दाखिल करने के बाद
3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद प्रतिवादी ने भी उसी लैंड का, सेम लैंड का दावा दाखिल किया, तो क्या दूसरा दावा चलने योग्य नहीं है? क्या दूसरा दावा रोक दिया जाएगा? नहीं। आप क्या करते हैं, आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं और अनुरोध करते हैं कि दोनों जो दावे हैं वो सेम लैंड से संबंधित हैं, लिहाजा इनको एक्साई कर दिया जाए। तो वही है ये। तो धारा 9 जो है कि जब तक कि वर्जित ना हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचार करेंगे, उनको सुनेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 9। अगला प्रश्न है, जहां वादी और प्रतिवादी के बीच पारस्परिक ऋण है, एक ऋण दूसरे के खिलाफ तय हो सकता है, या वादी की कार्रवाई के लिए एक वैधानिक रक्षा हो सकती है, और इसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए, दावा का विरोध, ऑप्शन बी, वजह बनता है, ऑप्शन सी, मांग का विरोध, ऑप्शन डी, फरमान का विरोध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वजह बनता है। अगला प्रश्न है, निर्णय के आदेश से पहले कुर्की रोकी जा सकती है? ऑप्शन ए, स्वामित्व का अधिकार, ऑप्शन बी, मुकदमा दायर करने का अधिकार, ऑप्शन सी, संपत्ति को अलग करने की शक्ति, ऑप्शन डी, एक डिक्री के निष्पादन की क्षमता। तो संपत्ति को अलग करने की शक्ति, निर्णय के आदेश से पहले कुर्की रोकी जा सकती है। अगला प्रश्न है, तीनों स्तंभ जिन पर निषेधाज्ञा के प्रत्येक आदेश की नींव है। ऑप्शन ए, प्रथम दृष्टया मामला, क्षति के साथ चोट और असुविधा का संतुलन, ऑप्शन बी, प्रथम दृष्टया मामला, उल्लेखनीय चोट और सुविधा का संतुलन, ऑप्शन सी, प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय चोट और सुविधा का संतुलन, ऑप्शन डी, प्रथम दृष्टया मामला, क्षति के बिना चोट और सुविधा का संतुलन। तो इसका सही उत्तर है प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय चोट और सुविधा का संतुलन। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालयों को गैर अपील योग्य मामलों में कानून के प्रश्न के अभाव में उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, और इसी तरह त्रुटियों से बचना चाहिए जिसे बाद में हटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन ए, समीक्षा, ऑप्शन बी, संदर्भ, ऑप्शन सी, अपील, और ऑप्शन डी, संशोधन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, संदर्भ। अगला प्रश्न है, कौन तय करता है कि वह कौन सी विधा को अंजाम देगा? ऑप्शन ए, वादी, ऑप्शन बी, कोर्ट, ऑप्शन सी, निर्णयकर्ता, और ऑप्शन डी, डिक्री धारक। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो विधा को अंजाम देगा, विधा क्या चीज है? तो देखिए, आप जब वहां देखेंगे तो जब आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। अब इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? इंग्लिश वर्जन है, हु डिसाइड्स एज टू विच ऑफ द सेवरल मोड्स ही सी विल एक्सिक्यूट टू डिग्री। यानी कि जो डिक्री है उसे एग्जीक्यूट कौन कराएगा? एग्जीक्यूशन का जो पावर है वो किसके पास है? तो है डिक्री धारक के पास है। क्योंकि डिक्री उसी के पास है ना, तो जो डिग्री है उसे क्या करेगा? वो एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूट करेगा ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिक्री धारक। देखिए, वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि इंग्लिश प्लस आपकी लोकल लैंग्वेज होगी। तो अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। हो सकता है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो उसमें कुछ अशुद्धि हो सकती है, लेकिन जो आपका इंग्लिश वर्जन होगा वही करेक्ट माना जाएगा। तो इंग्लिश वर्जन को आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जहां एक पक्ष के किसी पक्ष को विपरीत पक्ष से यानी अपोजिट से तथ्यों के रूप में जानकारी की आवश्यकता होती है, वह अपने प्रतिकूल प्रश्नों की एक श्रृंखला के लिए शासन कर सकता है। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए, प्रश्न याचिका, ऑप्शन बी, प्रश्न पुस्तिका, ऑप्शन सी, पूछताछ, और ऑप्शन डी, खोज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूछताछ। अगला प्रश्न है, एक वाद है जो अपनी तरफ से और एक या एक से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है जो वाद में समान रुचि रखते हैं। यानी कि एक वाद है जो अपनी तरफ से और एक या एक से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है जो वाद में समान रुचि रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, संयुक्तवाद, ऑप्शन बी, प्रतिनिधिवाद, ऑप्शन सी, कपटपूर्ण वाद, और ऑप्शन डी, सामूहिकवाद। बहुत समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति है जिसने सूट फाइल किया है, वाद दाखिल किया है, किसके विरुद्ध? एक या एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध। तो संयुक्तवाद नहीं कहा जाएगा क्योंकि वादी एक है।
कपटपूर्णवाद नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये कपट नहीं है। सामूहिकवाद नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये सामूहिक नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर है प्रतिनिधिवाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिनिधिवाद। अगला प्रश्न है, वाद के विचाराधीन होने के दौरान संपत्ति की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अदालत के दोस्त, ऑप्शन बी परिरक्षक, ऑप्शन सी रक्षक, ऑप्शन डी रिसीवर। तो इसका सही उत्तर है रिसीवर। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधान जो संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुकदमे से संबंधित हैं। ऑप्शन ए आदेश 32, ऑप्शन बी आदेश 34, ऑप्शन सी आदेश 35, ऑप्शन डी आदेश 33। अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। इंग्लिश वर्जन क्या है? द प्रोविजंस अंडर सीपीसी दैट रिलेट्स टू सूट बाय इंडिगेंट्स पर्सन। ऑर्डर 32, ऑर्डर 34, ऑर्डर 35, ऑर्डर 33। अगर हम ऑर्डर 32 देखें तो वो किसके लिए है? यानी आदेश 32 किसके लिए है? सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। ऑर्डर 34 यानी कि आदेश 34 सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑर्डर 35 यानी कि आदेश 35 इंटरप्लीटर के लिए है। तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा आपके पास? ऑप्शन डी यानी आदेश 33। यही है आपके प्रश्न का उत्तर। यानी ये किसके लिए है? सूट बाय इंडिगेंट्स पर्सन के लिए है। यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधान जो संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुकदमे से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आदेश 33। दोस्तों, यद्यपि इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, फिर भी इन उत्तरों की जांच आप भी आवश्यकता अनुसार सावधानी पूर्वक कर लीजिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सीरीज से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।